अच्छा, एक एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए क्या होता है जब दो ऐसे लोग, जिन्हें समाज दुश्मन मानता है, हाँ बिल्कुल, और वो अचानक एक ही टीम में खेलने पर मजबूर हो जाएं। और अगर ये दोनों एक ही आदमी की पत्नियां हो, एक ही छत के नीचे रह रही हो, तो क्या होगा? हाँ, जब उन्हें या तो एक दूसरे का हाथ थामना होगा या फिर सब कुछ खो देना होगा। हम्म। आज हम द सरला वाइब्स, सॉलिडेरिटी एंड लेगेसी से मिले कुछ अंशों की गहराई में उतर रहे हैं। ये कहानी है नूर और जन्नत की। एक पारंपरिक और एक आधुनिक। बिल्कुल। एक पारंपरिक सोच वाली और एक आधुनिक ख्यालों वाली महिला जो अपने पति करण के साथ एक अजीब से समझौते में रहती हैं। चलिए इस उलझे हुए रिश्ते और मजबूरी में बनी इस अनोखी दोस्ती की परतों को खोलते हैं। कहानी की जमीन है सरला गांव का शर्मा परिवार। और देखिए स्रोत में जो शब्द इस्तेमाल हुए हैं वो बहुत दिलचस्प हैं। वो कहते हैं कि पिछले 5 सालों से घर में एक असहज शांति का माहौल है। असहज शांति मतलब वो खामोशी जो किसी तूफान से पहले होती है। एकदम, ये वो शांति नहीं है जहां सुकून हो, बल्कि ये वो खामोशी है जो किसी भी पल टूट सकती है। और किरदारों को समझना यहाँ बहुत जरूरी है, क्योंकि वो सिर्फ लोग नहीं हैं, वो दो अलग-अलग दुनियाओं के प्रतीक हैं। हाँ, किरदारों के बारे में थोड़ा और बताइए। मतलब सिर्फ उनके नाम नहीं बल्कि वो हैं क्या, उनकी पहचान क्या है? बिल्कुल। तो एक तरफ है नूर, पहली पत्नी। वो मतलब जमीन से जुड़ी हुई हैं, पारंपरिक हैं। यूं कहिए कि वो पुश्तैनी खेत और घर की आत्मा जैसी हैं। उनकी दुनिया घर के दहलीज के अंदर है। हाँ, और दूसरी तरफ है जन्नत, शहर में पढ़ी लिखी एक वकील, दूसरी पत्नी। वो आजाद ख्यालों की हैं, अपनी पहचान को महत्व देती हैं और शायद इस घर में खुद को एक बाहरी इंसान की तरह महसूस करती हैं। और इन दोनों के बीच करण करण जो पति तो हैं, लेकिन श्रुत के मुताबिक सालों के भावनात्मक तनाव और अपराध बोध के बोझ तले दबे हुए हैं। वो एक पुल की तरह है जो दोनों किनारों को जोड़ने की कोशिश में खुद ही टूट रहा है। और बच्चे भी तो हैं। वो इस तनाव को कैसे देखते हैं, उनका क्या नजरिया है? बच्चे इस घर के तनाव का आईना है। बिल्कुल। नूर का बेटा है रंजीत, जो शायद अपनी माँ के दर्द को महसूस करता है। वो जन्नत को बिल्कुल पसंद नहीं करता। उसे लगता होगा कि जन्नत ने उसकी माँ की जगह छीन ली है। हाँ, शायद यही। और वहीं जन्नत की बेटी है महक, जिसे नूर का दुलार और उनकी कहानियां बहुत अच्छी लगती हैं। वो शायद उस माँ की कमी को नूर में पूरा होते देखती है, जो कानूनी किताबों में उलझी रहती है। और इन सब पर नजर रखे हुए हैं बीजी। बीजी, परिवार की मुखिया, जो अपनी खामोशी से शायद सबसे ज्यादा कह रही हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये संतुलन कांच की तरह नाजुक था। बस एक पत्थर लगने की देर थी। बिल्कुल। और वो पत्थर आके लग ही गया। यहीं से कहानी असल में रफ्तार पकड़ती है ना। एक बड़ा रियल एस्टेट डेवलपर गांव में आता है और उसकी नजर शर्मा परिवार के खेत पर पड़ती है। वो किसी पुरानी कानूनी खामी का फायदा उठाकर जमीन पर कब्जा करने की कोशिश करता है। स्रोत में इस कानूनी खामी के बारे में ज्यादा नहीं बताया गया है, लेकिन ये थी क्या इसका कोई अंदाजा है? ये जानना जरूरी है, क्योंकि यही वो बाहरी खतरा है जो सब कुछ बदल देता है। ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, स्रोत में सीधे तौर पर तो नहीं बताया गया, लेकिन जो संकेत मिलते हैं उनसे लगता है कि ये मामला पुराने जमीनी रिकॉर्ड्स और नए डिजिटल सर्वे के बीच के अंतर का था। अच्छा। हाँ, अक्सर पुश्तैनी जमीनों के कागजात हाथ से बने होते हैं, जिनमें सीमाएं पेड़ों या कुओं से नापी जाती थीं। डेवलपर ने शायद नए सैटेलाइट सर्वे का इस्तेमाल करके ये दिखाया होगा कि कागजों में जमीन का एक हिस्सा सरकारी है या उसका मालिकाना हक स्पष्ट नहीं है। ये तो एक क्लासिक तरीका है छोटे किसानों को फंसाने का। बिल्कुल। और ये सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं था, ये उस परिवार की पहचान थी, उनकी उनकी विरासत थी। और ऐसे मुश्किल समय में परिवार का मुखिया करण क्या करता है? आमतौर पर तो उसे ही आगे आना चाहिए था। करण, जिसे परिवार का रक्षक होना चाहिए था, वो बिखर जाता है। स्रोत में एक बहुत कठोर शब्द इस्तेमाल किया गया है, बेकार। बेकार। हाँ, वो भावनात्मक रूप से इतना टूट चुका था कि न तो गांव वालों के गुस्से का सामना कर सका, न ही डेवलपर के भेजे कानूनी नोटिस को समझ सका। वो एक तरह से मैदान छोड़कर भाग गया। और उसके पीछे हटने से परिवार में एक शून्य पैदा हो गया, एक लीडरशिप का वैक्यूम। और जैसा कि कहते हैं, प्रकृति को खालीपन पसंद नहीं है। उस खालीपन को भरने के लिए वो दो लोग आगे आए जिनसे किसी को उम्मीद नहीं थी। बिल्कुल। यहाँ मनोविज्ञान का कॉमन एनिमी इफेक्ट यानी साझा दुश्मन का सिद्धांत काम करता दिखता है।
जब एक बाहरी दुश्मन होता है तो अंदरूनी दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं। पर यहाँ इतना सीधा नहीं था मामला। नहीं, दिलचस्प बात यह है कि ये एक पितृसत्तात्मक परिवार के अंदर हो रहा है। दुश्मन बाहर से आया है, पर असली लड़ाई तो घर के अंदर की व्यवस्था से थी। नूर और जन्नत, जो अब तक एक दूसरे को अपनी जिंदगी की मुश्किल का कारण मानती थीं, उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि उनकी नाव एक ही है और उसमें छेद हो चुका है। या तो मिलके चलाओ या साथ में डूबो। एकदम। लेकिन रुकिए, ये दो औरतें जो सालों से एक दूसरे के प्रतिद्वंद्वी रही हैं, क्या उनके लिए साथ काम करना इतना आसान था? मुझे यकीन नहीं होता कि उन्होंने बस हाथ मिलाया और कहा चलो अब हम एक टीम हैं। नहीं। स्रोत में उनकी शुरुआती बातचीत के तनाव का कोई जिक्र है? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये कोई फिल्मी सीन नहीं था। स्रोत इशारा करता है कि शुरुआती दौर बेहद मुश्किल था। उनकी पहली कुछ बैठकें तूफानी रही होंगी। मैं कल्पना कर सकता हूँ। हाँ। आप सोचिए, जन्नत अपनी कानूनी भाषा में बात कर रही है, टॉर्ट और लिटिगेशन जैसे शब्द इस्तेमाल कर रही है, और नूर, जिसे जमीन की समझ है, उसे ये सब बकवास लग रहा है। नूर को लगता होगा कि ये शहरी वकील क्या जाने खेत की कीमत, और जन्नत को लगता होगा कि ये पुरानी सोच वाली औरत बस रोना धोना जानती है। बिल्कुल। उनके बीच का अविश्वास सालों की कड़वाहट से बना था। तो फिर वो कौन सा पल था जब ये अविश्वास, ये बर्फ पिघलनी शुरू हुई? वो पल तब आया जब उन्होंने एक दूसरे की दुनिया में झांक कर देखा। जब जन्नत ने रात रात भर जाग कर पुराने धूल भरे बही खातों और जमीन के कागजों को खंगालना शुरू किया, तो नूर ने उसकी मेहनत देखी, उसकी लगन देखी। अच्छा। और जब नूर ने गांव के किसानों की पंचायत बुलाई और अपनी बातों से, अपनी जमीन से जुड़ी कहानियों से उन लोगों को एक कर दिया, तो जन्नत ने उसकी वो ताकत देखी जो किसी कानून की किताब में नहीं मिलती। लोगों को जोड़ने की ताकत। हाँ, उन्हें महसूस हुआ कि वो दोनों अधूरी हैं, लेकिन साथ मिलकर वो एक पूरी ताकत बन सकती हैं। जन्नत दिमाग थी तो नूर दिल। और इसका बच्चों पर क्या असर पड़ रहा था? रंजीत और महक, जो इस घर के बंटवारे के प्रतीक थे। बच्चों का नजरिया इस बदलाव को और भी गहरा बना देता है। रंजीत, जो जन्नत से नफरत करता था, उसने शायद पहली बार देखा कि ये दूसरी औरत उसकी माँ के साथ बैठकर उसकी माँ की इज्जत के लिए लड़ रही है। उसका गुस्सा शायद उलझन में बदल गया होगा। हाँ, और महक, जो नूर के आंचल में सुकून पाती थी, उसने अपनी माँ जन्नत को एक योद्धा के रूप में देखा होगा। इन दोनों औरतों का साथ आना सिर्फ जमीन बचाने की लड़ाई नहीं थी, ये अगली पीढ़ी के जख्मों पर मरहम लगाने जैसा भी था। वाह! लेकिन जैसे जैसे इन दोनों का रिश्ता मजबूत हो रहा था, करण का क्या हुआ? वो आदमी जिसके इर्द गिर्द ही सारी कहानी बुनी गई थी। करण की हालत, उसकी हालत और भी अजीब हो गई। जैसे जैसे नूर और जन्नत का गठबंधन मजबूत होता गया, वो और भी अकेला और अप्रासंगिक महसूस करने लगा। पहले वो दो दुनियाओं के बीच का पुल था। हाँ, और अब वो दोनों दुनियाएं आपस में मिल रही थीं और उसे बाईपास कर रही थीं। उसे लगने लगा कि अब उसकी कोई जरूरत ही नहीं है। और यहीं पर शायद पहली बार नूर और जन्नत ने भी ये सवाल खुद से पूछा होगा कि हम ये लड़ाई किसके लिए लड़ रहे हैं? क्या ये सब करण के लिए हो रहा है, या अपने बच्चों के भविष्य और उस जमीन के लिए जिसे हम दोनों अपना घर कहती हैं? ये सवाल ही सब कुछ बदल देता है। और यही सवाल हमें कहानी के सबसे भावुक मोड़ पर ले आता है, क्लाइमैक्स। खेत को बचाने की राह में एक आखिरी रोड़ा था, एक बहुत बड़ी कानूनी फीस और एक जरूरी दस्तावेज जिसके लिए तुरंत बहुत सारे पैसों की जरूरत थी, और पैसे का सिर्फ एक ही जरिया था, नूर के पुश्तैनी गहने। हाँ, अब स्रोत में एक शब्द का जिक्र है, स्त्री धन। ये सिर्फ गहने नहीं है ना? क्या आप इसे हमारे श्रोताओं के लिए थोड़ा समझा सकती हैं? इसका कानूनी और भावनात्मक महत्व क्या है? स्त्री धन को समझना इस कहानी की आत्मा को समझने जैसा है। ये सिर्फ सोने चांदी के जेवर नहीं है। भारतीय कानून के हिसाब से स्त्री धन वो संपत्ति है जिस पर एक महिला का पूरा अधिकार होता है। हाँ, ये उसे शादी के वक्त या उसके बाद उसके मायके या ससुराल से तोहफे में मिलता है। इस पर उसके पति या ससुराल वालों का कोई कानूनी हक नहीं होता। भावनात्मक रूप से ये उसकी माँ और पीढ़ियों की विरासत है। ये उसकी अपनी पहचान है, उसकी आर्थिक आजादी है और बुरे वक्त का सहारा। बिल्कुल। तो जब नूर अपने गहने देने का सोच रही थी, वो सिर्फ सोना नहीं दे रही थी, वो अपनी सुरक्षा, अपनी आजादी, अपनी पहचान सब दांव पर लगा रही थी। ये एक बहुत बड़ा फैसला था। एक तरफ उसका अतीत और उसकी सुरक्षा, और दूसरी तरफ वो भविष्य जैसे वो अब जन्नत के साथ मिलकर बना रही थी। उस पल में क्या हुआ होगा? क्या जन्नत ने इसे आसानी से स्वीकार कर लिया? स्रोत इस पल का जो वर्णन करता है वो बहुत शक्तिशाली है।
जब नूर ने गहनों की वो पोटली जन्नत के सामने रखी तो वो सिर्फ पैसों का लेन देन नहीं था, वो नूर का जन्नत पर भरोसे का अंतिम प्रमाण था। वो कह रही थी, मैं तुम पर, हमारी इस लड़ाई पर अपनी आखिरी जमा पूंजी भी लगा रही हूं। जन्नत के लिए भी ये एक झकझोर देने वाला पल रहा होगा। उसे एहसास हुआ होगा कि ये त्याग करण के लिए नहीं है, ये उस परिवार के लिए है जिसे इन दोनों ने मिलकर बनाया है। ये एक पुरुष प्रधान व्यवस्था पर औरतों की एकजुटता की जीत का प्रतीक था। बिल्कुल। उस एक पल में वो सौतन नहीं रहीं, वो बहनें बन गईं। और इस सब को देखकर करण की क्या प्रतिक्रिया थी? क्या उसे अपनी गलती का एहसास हुआ? करण की प्रतिक्रिया भी बहुत अहम है। जब उसने इन दोनों औरतों की इस निस्वार्थ एकता को देखा तो उसे शायद पहली बार अपनी असली जगह समझ आई कि वो इस कहानी का हीरो नहीं है। हाँ, असल में शायद वो ही इन दोनों की जिंदगी का वो बंधन था जो उन्हें आगे बढ़ने से रोक रहा था। और तब उसने एक बहुत हिम्मत का फैसला लिया। उसने पति की भूमिका से पीछे हटने का फैसला किया। मतलब? उसने कहा कि वो अब सिर्फ एक पिता और एक बेटा बनकर रहेगा ताकि नूर और जन्नत उसके बिना अपने दम पर अपनी जिंदगी जी सकें। ये उसकी तरफ से हार मानना नहीं था, बल्कि उन दोनों की ताकत के प्रति सम्मान जताना था। तो अंत में वो जीत गई, खेत बच गया। लेकिन जैसा कि आपने पहले कहा, वो तो बस एक छोटी सी बात लगती है। असली जीत तो कुछ और ही थी। बिल्कुल। खेत का बचना तो बस एक प्रतीक था। असली जीत थी परिवार के उस नए ढांचे की जो इस लड़ाई के दौरान बना। तनाव खत्म हो गया, लेकिन एक पारंपरिक परिवार दोबारा नहीं जुड़ा, बल्कि एक नए तरह के परिवार का जन्म हुआ। हाँ, स्रोत उन्हें अनुभव की बहनें कहता है, सिस्टर्स इन एक्सपीरियंस। वो अब एक आदमी के लिए लड़ने वाली पत्नियां नहीं थी, बल्कि एक साझा घर और भविष्य को चलाने वाली पार्टनर्स थीं, एक टीम थी। और उनकी ये कहानी सिर्फ उनके घर तक ही सीमित नहीं रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही बात इस कहानी को महान बनाती है। उन्होंने अपने अनुभव से एक नई विरासत गढ़ी। उन्होंने मिलकर सरला फाउंडेशन की स्थापना की। अच्छा। जिसका मकसद गांव के उन दूसरी औरतों की मदद करना था जो कानूनी या सामाजिक मुश्किलों में फंसी थीं। वो उन्हें कानूनी सलाह, बिजनेस शुरू करने के लिए ट्रेनिंग और सबसे बढ़कर हिम्मत देती थी। तो उनकी अपनी निजी लड़ाई एक बड़े सामाजिक मिशन में बदल गई। हाँ, उनका जो बंधन घर की चारदीवारी में बना था, वो अब पूरे समुदाय के लिए उम्मीद की एक किरण बन गया। ये वाकई एक असाधारण सफर है, दो प्रतिद्वंदियों से शुरू होकर भागीदार बनने तक। एक आदमी की परछाई में जीने से लेकर अपनी खुद की एक मजबूत पहचान बनाने तक। यह दिखाता है कि एकजुटता में कितनी ताकत होती है। सही कहा। इस कहानी का केंद्रीय विषय ही यही है कि कैसे सबसे बड़ी मुश्किलें ही सबसे मजबूत रिश्ते बनाती हैं। जिस रिश्ते की नींव दर्द, ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा पर रखी गई थी, वो साझा संघर्ष की आग में तपकर एक ऐसे अटूट बंधन में बदल गया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। और ये कहानी हम सब के लिए एक बहुत गहरा सवाल छोड़कर जाती है। कहानी का अंत इन महिलाओं को पारंपरिक विवाह के ढांचे के बाहर जाकर शांति और मकसद मिलने से होता है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जब हम किसी मुश्किल हालात में फंसे होते हैं तो असली समाधान उस पुरानी टूटी हुई व्यवस्था को जोड़ने की कोशिश में है या फिर हिम्मत जुटाकर एक बिल्कुल नई व्यवस्था बनाने में है।